पहले वीडियो बना तो नहीं, वीडियो यानी कि तुम लोगों का ही वीडियो बनेगा और कुछ नहीं उसमें। तो आज पहला दिन है ना, 11th और 12th कॉमर्स का, और आज हम लोग देखेंगे ओसीएम सब्जेक्ट। ओसीएम सब्जेक्ट में सबसे पहला जो लेसन है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही लेसन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो 2 क्वेश्चन है वो कंपलसरी हर साल रिपीटेडली पूछता है, चाहे वो 4 मार्क के लिए हो या 8 मार्क के लिए, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा ही जरूर। इसमें हेनरी फॉयल आता है तुम्हारा और एक आता है टेलर वाला, ये दोनों चीज़ें आती है। तो ये अपने को अच्छे से कंठस्थ हो जाना चाहिए, यानी कि एकदम नींद में से किसी ने अगर पूछा तुम लोगों से तो तुम लोगों को वो 14 के 14 पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आना चाहिए, अपने को ऐसा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, अपने को लिखना है तो थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, लेकिन आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रिंसिपल एंड व्हाट इज मैनेजमेंट? प्रिंसिपल यानी क्या होता है? एनीबॉडी? प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल सुने तो होंगे है ना, स्कूल का प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपाल होता है। अगर उच्चारण अगर देखेंगे तो प्रिंसिपाल होता है। प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, PLES और PAL में फर्क है ना। तो जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, इट इज नॉट लाइक दैट कि वाला प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रिंसिपल यानी देखो हमारे अगर हिंदी अगर लैंग्वेज में अगर देखेंगे, प्रिंसिपल यानी उसूल है ना, उसूल बोला जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है जनरल ट्रूथ है ना, जनरल ट्रूथ। जो कभी कोई चीज कुछ भी हो जाए उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, जैसे कि अपने लाइफ में चेंजेस नहीं हो सकते, वो चीज एकदम कटु सत्य है तो वो होंगी, यानी कि तुमको पैदा होना है तो होना ही, तुमको मरना है तो मरना ही है ना। तो ये हो गए प्रिंसिपल। और उसूल जो हम लोग खुद बनाते हैं अपने लाइफ में, जैसे एज ए स्टूडेंट लाइफ तुम लोग अपना जो टाइम टेबल बनाते हो कि सवेरे इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे ही खाना खाना है, इतने बजे ही खेलना है, तो ये हो गया तुम्हारे लाइफ के प्रिंसिपल। तो उसी तरीके से हर चीज के प्रिंसिपल होते हैं, उसूल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रुथ। क्योंकि अगर ये ट्रुथ को अगर फॉलो करेंगे तो ही पर्टिकुलर जिस चीज के लिए हमने प्रिंसिपल बनाए हैं वो प्रिंसिपल हमारे एकदम सार्थक हो जाएंगे, वो चीज को हम लोग बेटर वे से और प्रॉपर वे से कर पाएंगे। सेकंड चीज आती है मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट तो ये भी नाम सुना हुआ है, मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता है कोई भी काम को सिंक्रोनाइज तरीके से करना। सिंक्रोनाइज तरीके से करना यानी कि अगर मुझे एक ब्रेड बनाना है, एक ब्रेड बनाना है, तो मैं ब्रेड बनाने के लिए क्या करूंगा? पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करूंगा है ना। सबसे पहला काम क्या रहेगा? रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, फिर रॉ मटेरियल को एक दूसरे में मिक्स करना है ना, ये हो गई दूसरी स्टेप। फिर उसको उसके बाद में सांचे में डालकर बेक करना, और बेक करे बाद उसको पैकिंग करना। ये हो गया मेरे स्टेप बाय स्टेप। इट इज कॉल्ड अ सिंक्रोनाइजेशन, कि एक काम अगर पेंडिंग है तो उससे रिलेटेड दूसरा काम नहीं हो पाएगा है ना। अगर मैंने अगर ब्रेड को बेक किया ही नहीं, यानी कि पकाया ही नहीं, तो मैं उसको पैक कर सकता हूँ? नहीं। यानी कि क्या हो गया? ये सिंक्रोनाइज तरीके से हो गया। तो यही सिंक्रोनाइजेशन को हम लोग नाम देते हैं मैनेजमेंट का। और ये मैनेजमेंट ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन में होता है, हर चीज में मैनेजमेंट यूज किया जा सकता है कि अपने काम को किस तरीके से आप लोग करेंगे, किस तरीके से कौन से काम को प्रायोरिटी देंगे और कौन सा काम लास्ट में करेंगे, कौन सा काम मिडल में करेंगे। तो ये सब सिंक्रोनाइजेशन को कहा जाता है, सीक्वेंस को कहा जाता है मैनेजमेंट। तो यहाँ आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के भी कुछ उसूल होते हैं, अगर उस तरीके से चलेंगे तो ही हम प्रॉपर कर पाएंगे। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल है। देखो कॉमर्स में जब मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ ना, तो इसमें इतने ढेरों एग्जांपल देता हूँ जो तुम लोगों ने कहीं पढ़े होंगे या सुने होंगे, लेकिन वही एग्जांपल्स बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है कॉमर्स में कोई चीज़ों को सीखने का। अब मैनेजमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो अपने यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है वो कोई बता सकता है? भारत देश में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है जहाँ करोड़ों लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि अंतरिक्ष से भी दिखता है। कौन सा मेला है? एनीबॉडी? कौन सा मेला है वो? कुंभ मेला। नाम सुने होंगे तुम लोगों ने, कुंभ मेला जो प्रयागराज में होता है 22 साल में, 42 साल में
है ना, एक बार होता है 15 साल में। तो ये होता है कुंभ मेला, जो कि बार बार करा जाता है। लेकिन अब बात आती है, कुंभ मेला तो मेला है, लेकिन उसको मैनेज करने का, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोग स्नान करते हैं, एक साथ लाखों लोग स्नान करते हैं, तो उन लोगों को मैनेज करने का, किस तरीके से मैनेज किया जाए कि कौन लोग आ रहे हैं, प्रायोरिटी में किसको ना सामने भेजना है, कौन सा जत्था यानी कि एक ग्रुप जाएगा, नहाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर दूसरा जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस जो चलते रहता है, इट इज़ कॉल्ड अ मैनेजमेंट। और इंडिया में ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट है कि वहाँ देखो, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं लड़खड़ाते जरूर है। कुंभ मेला में भी एक दो हादसे हुए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मैनेजमेंट को संभालना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी आज के ज़माने में। आज के ज़माने में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कुंभ मेला शुरू हुआ था तो उसके जो वो शहर है प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर से ही लंबी लाइनें लगना चालू हो गई थी। आप 24 घंटे 48 घंटे आप सिर्फ ट्रैफिक में फंसे हो। तो फिर मैनेजमेंट ने फिर उसमें चेंजेस क्या किया? चेंजेस ये किया कि शहर के बाहर ही पूरी गाड़ियां रोक दी जाए, शहर के अंदर एक भी गाड़ी आने को नहीं होना। वहां सब वॉक करते हुए जाएंगे, या तो अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं उसी को हायर करके वहां जाएंगे, ताकि ट्रैफिक कंट्रोल हो पाए। तो ये हो गया ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब जो घाट जो बनाए थे, तो वहां कैसे नेचुरल घाट भी है और कुछ आर्टिफिशियल घाट भी बनाए थे, ताकि एक ही जगह गर्दी ना हो। क्योंकि देखिए, अपने यहाँ सबसे बड़ी नदियों का संगम जो है वो है प्रयागराज में, और वहां होता है सबसे ज्यादा गहरा पानी। तो अब हर जगह नहाने की तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ऐसे घाट बनाए गए थे, पानी का फ्लो चेंज कर दिया गया था, ताकि वहां घाट बन सके और वहां लोग नहा सके आराम से। तो ये हो गया वहां का मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से समझाने का मीनिंग यही है कि इसी तरीके से मैनेजमेंट होता है। ये तो हो गए 2 साल पहले की बात है। अब जो नया एक मैनेजमेंट था, आप लोगों ने अगर सुना होगा, ईरान का जो राष्ट्रपति था जिसकी डेथ हो गई थी, जिसको मार दिया गया था, तो उसका आखिरी में जो अंतिम यात्रा निकली है, तो पूरा का पूरा ईरान उस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहा था, यानी लाखों लोग शामिल हो रहे थे। तो उन लोगों ने एक मैनेजमेंट, जो मैंने पेपर में पढ़ा वही बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने मन में मैनेजमेंट क्या रखा था? उनको मालूम था कि इतने लोग अगर एक साथ आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी होगी। देखो, जहां गर्दी आती है वहां क्या होती है? भगदड़ होती है। भगदड़ होगी तो कुछ अनहोनी होगी, कोई मरेगा या कुछ होगा। उन्होंने क्या किया? हर चीज का मैनेजमेंट किया प्रॉपर तरीके से। और इवन ये भी मैनेजमेंट किया जो मैंने पेपर में पढ़ा था, कि उन्होंने, देखो, ईरान देश है मुस्लिम देश, तो उनमें क्या करते हैं? डेथ के बाद क्या करते हैं? गाड़ते हैं। तो उन्होंने कब्रिस्तान में कब्रें खोद के रखी 1500 से 2000, कि अगर कुछ अनहोनी हुई तो यहाँ हम लोग उनको गाड़ देंगे। ये तक के उन्होंने मैनेज करके रखा था। तो इट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट। अब वो था मैनेजमेंट, उनके हिसाब से सही था, और अपन अगर सोच रहे हैं वो चीज़, तो अपने हिसाब से वो गलत है कि नहीं यार, तुमने पहले मौत का सोच लिया। लेकिन होता है, ये भी एक मैनेजमेंट का एक तरीका होता है कि हम लोग अच्छी चीज़ों के लिए तो प्रिपेयर रहते ही है, बुरी चीज़ों के लिए अगर प्रिपेयर रहेंगे तो इट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट मैनेजमेंट। तो उसे ही कहा जाता है एग्जैक्ट मैनेजमेंट, कि जिसके प्रोस और कॉन्स दोनों भी तैयार है, यानी सिक्के के जो दो पहलू है, अच्छाई और बुराई, वो दोनों चीज को अगर हमने ध्यान में रख के कोई अगर प्लानिंग किए, और वो प्लानिंग अगर हमारी परफेक्टली बैठ गई, तो इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट मैनेजमेंट। समझ में आया डेफिनेशन मैनेजमेंट की? तो अपने मन से इंग्लिश में मस्त मस्त लिखना है कि व्हाट इज प्रिंसिपल एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। समझाने का काम मेरा है, लिखने का तुम्हारा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे सबसे पहला जो टॉपिक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका नेचर क्या, किस तरीके का होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल तो दिया है, भारी भारी शब्द, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, यानी कि किस तरीके से काम करता है, और इसमें क्या गुण होना चाहिए? नेचर है ना, बोलते नहीं क्या, स्वभाव है ना। इसका नेचर यार खराब है, इसका नेचर खराब है, ये लड़के का नेचर खराब है। अब नेचर खराब है यानी क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं? उसके स्वभाव की, है ना। नेचर बोले तो प्रकृति भी होती है ना। तो लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो यहाँ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का स्वभाव क्या होता है, क्या चीजें उसमें होना चाहिए, तो वो हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज।
पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, ये तुम लोग नोट करते हुए जाओ। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट है जनरल गाइडलाइन। तीसरा पॉइंट है बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद में है बिहेवियरल इन नेचर। उसके बाद में आता है जो मैंने प्रोस और कॉन्स बोला ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल आर इन इक्वल इंपॉर्टेंस। ये है कोई भी एक मैनेजमेंट का स्वभाव, नेचर। अगर इस तरीके से अगर नेचर अगर बना के रखेंगे तो तुम्हारा मैनेजमेंट पर्टिकुलर प्रॉपर सटीक वे से होगा। जो प्रिंसिपल हम लोग बोल रहे हैं वो उसूल अच्छे से चलेंगी। जैसे देखो मिलिट्री में उन लोगों के प्रिंसिपल्स बने होते है ना, प्रिंसिपल्स बने होते। और अगर देखा जाए ऑन ड्यूटी नहीं ऑफ ड्यूटी भी अगर तुम्हारा सीनियर तुमको अगर मिल जाता है तो तब भी तुम सैल्यूट करते हो। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ आर्मी। ये है रूल्स एंड रेगुलेशन का आर्मी के, कि अगर ऑन ड्यूटी है तो वहां सैल्यूट वगैरह करना है, लेकिन ऑफ ड्यूटी अगर रहते हैं तब भी तुमको जाके सैल्यूट करना है। तो ये होते प्रिंसिपल्स। कि ये प्रिंसिपल क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आप लोग अपना जो नेचर है वो ना भूले, आप लोग उस तरीके से काम करते रहे। इसलिए वो आदत डलवाने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज में आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है जो सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। खाना अगर खाना है, भूख लगी है, खाना खाना है, तो सबसे पहला रूल हमारे क्या बोलता है कि खाना बनाना पड़ेगा या तो खाना खरीदना पड़ेगा। ये हो गए हमारे रूल, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल कि सबसे पहले जो चीज तुम्हें लग रही है तो वो चीज तुम्हें उपलब्ध करनी पड़ेगी। और ये ही कॉमनली हर मैनेजमेंट में होता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और इसमें जो गाइडलाइन होती है, सूचनाएं जो होती है वो भी कॉमन होती है, जनरल गाइडलाइन होती है जो हर एक के समझ में आ सके। जैसे हम लोग कोई अगर मंदिर में जा रहे तो जोड़े चप्पले इथे काड़ा लिखा होता है ना, और एक स्टैंड बना होता है। पानी हाथ पैर धोने के लिए नल अलग होता है, पानी पीने का नल अलग होता है। महिलाओं की लाइन अलग होती है, पुरुषों की लाइन अलग होती है, वीआईपी लाइन अलग होती है ना। तो ये सिंक्रोनाइज तरीके से, तो ये हो गई हम लोग जो वहां जाके पढ़ते हैं, जो हम लोग वहां फॉलो करते हैं, तो उसे कहा जाता है जनरल गाइडलाइन। कि कोई भी एक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगर जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से होगा। अब इसके लिए भी मेरे पास एग्जाम्पल है कि आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है उसे। और वहाँ कैसा होता है कि प्रॉपर लाइनें लगी होती है और टोकन होता है, वो टोकन के हिसाब से आपको दर्शन मिलते हैं। वैष्णो देवी वहाँ भी आपको टोकन के हिसाब से दर्शन मिलते हैं। ये हो गया प्रॉपर मैनेजमेंट। अब वही बात लेते हैं हम लोग मथुरा वृंदावन में। वृंदावन में बाके बिहारी का एक मंदिर है जो बड़ा ही फेमस है। आप वहाँ 12 महीने चले जाओ, कोई भी समय चले जाओ, वहाँ गर्दी ही गर्दी मिलती है। वहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, जो पहले घुस रहा है, गर्दी 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 रहती है। वहाँ मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है। तो वहाँ कैसा मैनेजमेंट पूरा हिला हुआ है।
तो वहाँ जनरल गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं है कि आप आए या कोई बच्चा रहो, कोई भी रहो, बुजुर्ग रहो, किसी के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है वहाँ, लेकिन तब भी लोग वहाँ जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है जनरल गाइडलाइन कि एक गाइडलाइन अगर हम लोगों ने अगर फॉलो किए तो मैनेजमेंट अच्छे से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम करेगा। दूसरी चीज है, तीसरी चीज, बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई भगवान ने लिखी हुई किताब तो नहीं है, कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई गीता, ये तो नहीं लिखा है ना। ये होता है प्रैक्टिस करते रहने से कि कौन सी चीज हम लोग जो कर रहे हैं ये वे से कर रहे हैं, ये राह पे चलकर कर रहे हैं तो हमें परिणाम मिल रहे हैं। चलो दूसरी राह चेंज करते हैं तो हो सकता है दूसरे पाथ पे हमको जल्दी मिल जाए वो चीज और एग्जैक्ट एक्यूरेट मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रूल चेंज कर देंगे। जैसे अभी देखो ये जो वॉर चालू था, अमेरिका और ईरान का वॉर चालू था, तो हमारे यहाँ तेल और गैस की बड़ी किल्लत हुई थी, है ना, लाइनें लगा के लोग खड़े थे। अब ऐसे वक्त याद है कुछ साल पहले कोरोना हुआ था, कोविड का काल चला था, तो कोविड काल में सड़ी सी दवाइयां भी महंगे दामों में मिल रही थी। आपका वो डेटॉल की बोतल अभी जाओ बरा रखी रहती है दुकानों में, लेकिन अपन खरीद रहे क्या, नहीं। लेकिन उस वक्त वही इतनी सी बोतल जो 20 रुपए की आती है, वही बोतल तुमको 100 150 रुपए की मिल रही थी। क्या प्रोडक्शन कम हो रहा था? नहीं हो रहा था प्रोडक्शन कम। लेकिन क्या होता है कि इस वक्त, ऐसे वक्त अगर इन पे अगर लगाम नहीं लगाए, अगर इनके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन अगर नहीं जारी करेंगे तो ये लोग अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि हर कोई ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि हर कोई अपने फायदे के लिए जीता है। हम लोग सांस भी जो लेते फायदे के लिए लेते, ताकि अगर सांस नहीं लेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो ये हो गया ह्यूमन नेचर, और ये ह्यूमन नेचर अगर किसी और के लिए परेशानी का सबक बनता है तो इट इज नॉट मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर एक जनरल गाइडलाइन आना चाहिए, वो जनरल गाइडलाइन होकर उसके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस के साथ हमें चलना चाहिए। तो वही प्रैक्टिस प्रॉपर एग्जैक्ट वे में अभी गवर्नमेंट द्वारा की गई। क्या हो रहा था, लोग पेट्रोल, देखो नागपुर में भी एक दिन हुआ था वैसा, एक दिन हुआ था कि हुक उड़ गई थी कि अब पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, 10-15 दिन पेट्रोल नहीं रहेगा। लोगों ने इतनी गर्दियां मचाई कि रात में 2-2, 3-3 बजे तक के पेट्रोल पंप पूरे फुल थे, और लोगों ने क्या किया कि ड्रम भरना चालू कर दिए थे, घर में ड्रम भर के रख रहे थे। और मान में सबसे खतरनाक चीज होती है पेट्रोल, मान में इतना सा पेट्रोल अगर मैं ऐसा छिनक दूं ना, भग से आग लग जाएगा। और ड्रम भर के घर पे रख रहे हैं, तो वो तो खुद का घर जलाएगा ही, आजू बाजू के भी घर जलाए। तो गवर्नमेंट ने है ना सीधा सा गाइडलाइन निकाली, जाओ छापे मारो, जिसने भी ड्रम भर भर के, बैरल भर भर के रखा है घर पे, जाओ छापे मारो, वापस लो। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या करे कि जो तुम्हारा नंबर है वही नंबर पे मिलेगा, और यही वे है आपको नंबर लगाने का। दूसरे बाकी सब जो तरीके होते थे आप लोगों का बुकिंग करने का, वो बुकिंग करने के तरीके बंद कर दिया था। एक ही पैनल, एक ही तरीके से आप बुक कर सकते थे, और आपका वो बुक करने के 8 दिन में आपको मिल रहा था। उसमें फिर कालाबाजारी बंद हो गई थी। तो बंद तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत हद तक के कम हो गई थी। तो इसे कहा जाता है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब कमर्शियल वालों को सीधी सी बात है, गैस की किल्लत हो रही थी, तो कमर्शियल वालों को बोले कि भैया रुक जाओ, तुम कुछ दिनों तक के रुक जाओ, बाकी लोगों का यानी कि डोमेस्टिक वाले जो है, घरगुती वाले, वो सिलेंडर पहले हमको पहुंचाने दो, क्योंकि लोगों के घर में अनाज रहेगा तभी वो खाएंगे, तभी बाहर निकलेंगे, तभी तुम्हारे पास आ पाएंगे। तो तुम लोग तो सेकंड हो प्रायोरिटी, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या है, हमारे डोमेस्टिक लोग। तो वो लोगों के लिए उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस की, एक्सपेरिमेंट किया, और वो कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक हुआ। ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सपेरिमेंट करते रहिए, तो आप एक प्रॉपर वे में एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तैयार करेंगे। ये हो गया। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें हम लोग कुछ और चीज ऐड करना चाहे या और स्टेप ऐड करना चाहे तो हम लोग कर सके, है ना, कर सके। नहीं तो तुमने अगर बोल दी कि ये पत्थर की लकीर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रहेगा तो परफेक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सफर जरूर करेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में ही ले लो, अगर मशीनों को अगर मैं 24 घंटा चालू रखूँ तो मशीन तो मशीन है, गर्म हो जाएगी, कुछ न कुछ तो फॉल्ट आएगा, है ना। तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होना कि भैया 24 घंटे का काम है क्या, एक काम करो 2 घंटे का रेस्ट दो मशीन को, या तो सम टाइम ऑफ इंटरवल्स में इसको
रेस्ट दो, हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट का रेस्ट दे दो। हम लोग घर पे ही देखो ना, मिक्सर हम लोग चलाते 1 घंटे चला के देखो, पूरा मिक्सर गर्म हो जाएगा, उसकी सर्किट जल जाएगी, है ना। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं फिर बंद करते हैं, चलाते हैं फिर बंद करते हैं, अच्छा घर करते हुए नहीं चलाते, है ना। तो ये होता है कि हम लोग उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे तो ही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर काम करेगा। उसमें हमें कोई चीज़ों को निकाल कर फेंकना है, कोई स्टेप को ऐड करना है तो वो हमें करते आना चाहिए, तो उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में होती है, यानी कि ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, तो ये पॉइंट्स को ही कहा जाता है कि मैनेजमेंट उसूल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद आता है बिहेवियरल इन नेचर। अब ये नेचर में इसका बिहेव किस तरीके से रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। देखिए सबसे पहले 2 ही बातें ध्यान में रखने का, बिहेवियर ऑफ नेचर में ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए कि जिससे किसी का नुकसान ना हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो। और दूसरी बात ये कि वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही का फायदा हो, है ना। एक ही सिक्के के 2 पहलू है कि हर एक का नुकसान ना हो और किसी एक का फायदा ना हो। वो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि उससे जो चीज पे अप्लाई कर रहे तो हर चीज के ऊपर उसका सेम प्रभाव पड़े और ना ही किसी का नुकसान हो, तो उसे कहेंगे हम लोग बिहेवियरल नेचर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके इफेक्ट क्या रहेंगे, अच्छे भी रह सकते, बुरे भी रह सकते हैं। और बुरे रहेंगे तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसके कॉजेस क्या है, और अगर अच्छे रहेंगे तो उसके इफेक्ट और कॉजेस क्या है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी चीजों के लिए भी तैयार रहना है, बुरी चीजों के लिए भी तैयार रहना है। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था ईरान वाला केस, बाके बिहारी मंदिर वाला केस, है ना। तो अच्छी चीजों के लिए भी तैयार रहना है और बुरी चीजों के लिए भी तैयार रहना है। तो ये चीजों को स्टडी करने के लिए सबसे बेटर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल आर इन इक्वल इंपॉर्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चीजों पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो वस्तु हो, जगह हो, इंसान हो, कुछ भी हो, हर एक पे समान अधिकार से होना चाहिए। अगर समान अधिकार से होगा तो ही वो प्रॉपर काम करेगा। तो यही गाइडलाइन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, यही नेचर है, यही स्वभाव है। अगर किसी स्वभाव से हमने अगर मैनेजमेंट प्रॉपर किया तो उसे ही हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हो गया टॉपिक मेरा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसी के ये 6 से 7 पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि इसके बारे में लंबा लंबा तुम्हें जो लिखना है वो अपने मन से लिखना है। ठीक है, कब क्या, कभी भी जब मैं एग्जाम लूंगा तुम लोगों की हर सैटरडे टू सैटरडे, तो तुमको लिखना है, ठीक है, तुमको लिखना है। नहीं तो ये पॉइंट्स तो भी याद रखने हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो लिखेंगे हम लोग अपने मन से। जो मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ, कोई भी चीज को एग्जाम्पल के साथ लिखो, बस खत्म करो, है ना। तो इसीलिए हमें पॉइंट्स याद होने चाहिए। कीवर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, समराइज करना, जो हम लोगों ने 10th में भी इंग्लिश में तुम लोगों ने राइट अ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज, है ना। समरी यानी क्या, पॉइंट वाइज लिखना। जितनी छोटी समरी बनाएंगे, अभी देखना 12th में जो इंग्लिश है ना तुमको, तो उसमें जो समरी जो तुम लोग लिखोगे उसको तुमको क्या करना है मालूम है क्या, 4 से 5 लाइन में खत्म करना है। तो उससे क्या होगा, जितना छोटा और एग्जैक्ट नॉलेज मिलेगा उसे कहेंगे हम लोग कीवर्ड्स एंड समराइजेशन, है ना। समराइजेशन यानी कि स्मरणीय यानी कि जो चीजें हमें याद रहे, तो उस तरीके के कीवर्ड्स हम लोगों को याद रहने चाहिए। तो इसलिए मैं कीवर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये कीवर्ड्स तुमको याद रहने चाहिए, प्रैक्टिस करते रहने का। ठीक है, हो गया, ये टॉपिक हो गया। अब अगले टॉपिक पे देखते हैं हम लोग क्या है।